हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस वो एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है। वो जो आईबीडी मतलब इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज उसी का टाइप है। आईबीडी के दो टाइप होते हैं, क्रॉन्स डिसीज और एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो आज हम लोग असल अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में देखेंगे। देखिए, अल्सरेटिव मतलब अल्सर का मतलब होता है छाले, यानी कि छाले पड़ जाना। और कोलाइटिस मतलब कोलोन का इन्फ्लामेशन। कोलोन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि हमारी बड़ी आंत और मालाशय, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्वड होती है ना। तो हमारा जो बड़ी आंत होती है वो और मलाशय, इसकी जो अंदर की जो लेयर होती है उसके अंदर क्या होता है कि छाले हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। देखिए, इसके अंदर होता क्या है कि जो पेशेंट है उसको डायरिया की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। डायरिया भी ऐसा आता है कि एकदम वाटरी होता है वो, और उसके अंदर कई बार खून भी आता है, मतलब खून ही उसके अंदर जो दस्त लगती है उसके अंदर खून भी आता है और पानी की मात्रा भी बहुत होती है। अब ये देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो देखिए, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो ऑटो इम्यून डिसीज है। मतलब होता क्या है कि हमारे जो लार्ज कोलोन और रेक्टम उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो अभी होता क्या है, मान लो अगर कोई मॉल फंक्शन हो गया तो जो हमारी ऑटोइम्यून जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करती है कि जो अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं उसी के ऊपर अटैक कर देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिसीज हो जाती है। तो उसकी वजह से मॉल फंक्शन होता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। दूसरी एक चीज़ है जो जेनेटिक है, मतलब हेरिडिटरी। तो यानी मान लो अगर आपका रिलेशन कोई किसी डायरेक्ट पर्सन से, जैसे आपके भाई हो गया, आपके बहन हो गए, आपके मम्मी पापा हो गए, मान लो अगर उनमें से किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। और अभी एक नई रिसर्च के मुताबिक ये भी पता चला है कि जो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको होगी तो भी आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। और देखिए, इस ये जो जेनेटिक है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो डिसीज है अल्सरेटिव कोलाइटिस वो क्योरेबल नहीं होती। मतलब आप बस इसको मैनेज कर सकते हो, इसका परमानेंट इलाज कभी भी होता नहीं है। यानी कि आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिसिन, ये दोनों की मदद से आप इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हो, है ना। आप अपनी हेल्थ सिर्फ सुधार सकते हो, लेकिन आप इसको कभी भी क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि जेनेटिक भी होती है और ऑटोइम्यून भी होती है, मतलब पहले से चला आ रहा है, जैसे बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया। तो इसका कोई परमानेंट इलाज कुछ नहीं है, जैसे एचआईवी हो गया, है ना। तो आप लोग बस इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हो, इसका परमानेंट क्योर कभी भी नहीं मिलता। तो हम लोग वो भी उसकी जो मैनेजमेंट है उसकी भी हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो पेशेंट है उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ जो है वो तो डायरिया है। तो डायरिया के अंदर दस्त के साथ में एकदम पानी जैसा डायरिया होगा, बहुत ही पतली दस्त आएगी, और उसके साथ में खून भी आएगा। खून क्यों आता है कि जो अल्सर हुआ है अंदर की लेयर में, तो उसमें से खून निकलता है और जो स्टूल होता है ना उसके साथ में डायरेक्टली आता है, इसलिए हम लोगों को ब्लड स्टूल भी देखने को मिलेगा। फिर उसके साथ साथ पेट में बहुत ज़्यादा दर्द दर्द होगा, मतलब इतना ज़्यादा होगा कि पेशेंट बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। उसके साथ में देखिए, जैसे ही खाना खाएगा तो तुरंत ही उसको दस्त के लिए दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ऐसा हो जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी रहती है। अभी देखिए, पतली दस्त हो रही है ना, तो बॉडी का जितना भी फ्लूइड है, खाना है, वो सारा वो कुछ भी डाइजेस्ट तो हो नहीं रहा बल्कि निकल रहा है सारा का सारा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, मॉल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। मतलब पेशेंट कुछ भी खाएगा लेकिन उसके शरीर को लगेगा नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, आयरन हो गया, तो वो सब की हम लोगों को कमी देखने को मिलेगी। अभी इसकी कमी देखने को मिलेगी तो जो हम लोगों को देखने को मिलेगा वो है मॉल न्यूट्रिशन। फिर देखिए, कुछ भी शरीर पे लगता नहीं है ना, तो उसकी वजह से पेशेंट का वजन भी कम होगा, यानी कि वेट लॉस भी होगा। और अल्सर में से जो खून निकल रहा है, स्टूल के साथ में जो खून आ रहा है, तो उसकी वजह से खून की कमी भी होगी। तो हम लोगों को पेशेंट के अंदर एनीमिया भी देखने को मिलेगा। और इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन होगा तो हम लोगों को इन्फ्लामेशन की एक सबसे बड़ी साइन है वो है फीवर, तो पेशेंट को बुखार भी आएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, मतलब कंफर्म कैसे करेंगे कि पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं और कोलोनोस्कोपी भी करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर हम लोग क्या चीज़ें देखेंगे, तो देखिए एनीमिया हुआ है ना, तो एनीमिया के अंदर आरबीसी हमेशा कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हम लोगों को पता चलेगा कि आरबीसी कम है, तो एक साइन अल्सरेटिव कोलाइटिस की। और फिर हम लोग दूसरी साइन देखेंगे इन्फ्लामेशन की, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी की मात्रा है, जिसको हम लोग सफ़ेद कण बोलते हैं, उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। और दूसरी हम लोग एक बहुत ही अच्छी प्रोसीजर है वो है कोलोनोस्कोपी, यानी कि जो मलाशय का
मलाशय है वहाँ से एक दूरबीन को डालते हैं और उससे डॉक्टर फिर चेकअप करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, इस तरह से वो प्रोसीजर होती है। तो इससे हम लोग डायग्नोसिस करेंगे कि पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है। उसके साथ साथ मान लो अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो गया है तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग एक्सरे और सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस को हमने माइल्ड और मॉडरेट स्टेज के ऊपर ट्रीट नहीं किया, मतलब उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये आगे जाके कोलोन का कैंसर भी करवा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो देखिए मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका कोई क्योर नहीं है। तो अभी क्योर नहीं है तो क्या करेंगे, तो इसको मैनेज हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक तो फूड और एक दूसरा है मेडिकेशन, यानी कि दवाइयाँ। आप लोग ऐसा नहीं समझिए कि सिर्फ फूड लेंगे यानी कि अच्छा खुराक खाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ खाएंगे, दवाएँ लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हम लोगों को दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ती है, यानी फूड भी अच्छा लेना होता है और मेडिसिन भी लेनी होती है। देखिए उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसके पेशेंट को स्ट्रेस, एंजाइटी, उसकी अगर तकलीफ़ें हैं, अगर किसी चीज़ का डर है तो वो सब को उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस को एकदम कंट्रोल करके रखना है, तनाव नहीं लेना है ना, तो ही हम लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। उसके साथ साथ अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा चाय पीने की आदत है, उसको अगर अल्कोहल की बहुत ज़्यादा आदत है, वो अगर कोल्ड ड्रिंक्स लेता है तो वो सबसे पहले उसको बंद करने पड़ेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे सारे मैनेजमेंट कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे उसकी मेडिसिन हम लोग कौन सी दे सकते हैं। तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा पेट का दर्द होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ है, और एक डायरिया भी, उसके लिए भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए जो पेन किलर है उसके अंदर हम लोग दे सकते हैं सबसे अच्छी मेडिसिन है, एक तो कोलोस्पा, माइकोलोन सी और सिजास्पा। ये तीन मेडिसिन एक ही है, तीन में से कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए ये मेडिसिन क्या करती है, अगर पेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पास्मोडिक पेन यानी कि मरोड़ आ रही है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फुलनेस लग रही है पेट की, यानी कि पेट फूला हुआ लगता है, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर मान लो आपको अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है तो उसके लिए हम लोग दे सकते हैं शेलकोल मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो देखिए ये क्या करती है कि ये कैल्शियम की कमी को भी पूरा करती है और जो विटामिन D3 है इसकी कमी को भी ये पूरा करती है। और उसका और एक बेनिफिट ये है कि शेलकोल मेडिसिन वो डायरिया को कम करती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है शेलकोल, वो आपको दिन में सिर्फ एक ही बार लेनी है पानी के साथ में, और ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। उसके बाद मान लो अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है ना, अगर वो डिप्रेशन में चला गया है तो उसके लिए हम लोग दे सकते हैं डेप्सोनिल 25 करके एक मेडिसिन आती है, वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन देखिए ये जो मैं आपको जितने भी मेडिसिन बता रहा हूँ वो कोई भी मेडिसिन आपको डॉक्टर की सलाह के बगैर लेनी नहीं है, यानी कि पेशेंट की जो कंडीशन है उसके ऊपर से फिर हम लोग डोज तय करते हैं। ऐसे ही आप डायरेक्टली जाके मेडिसिन ले लोगे तो फिर वो आपको उल्टा से नुकसान करेगी, ठीक है। तो ये एंजाइटी के लिए मेडिसिन है डेप्सोनिल 25, ये भी आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद एनीमिया होगा ही होगा, है ना, तो एनीमिया के लिए हम लोग जो आयरन की मेडिसिन है वो भी ले सकते हैं। तो आयरन की मेडिसिन के अंदर जो आयरन और फॉलिक एसिड इसका जो कॉम्प्लेक्स आता है वो ले सकते हैं। उसके अंदर आ जाती है टैबलेट एथबिस्टर, वो भी मार्केट में अवेलेबल है ना, और एक दूसरे नाम से भी मेडिसिन आती है आयरन एंड फॉलिक टैबलेट्स, वो डायरेक्टली उसके नाम से मिलती है, तो आप कोई सी भी ले सकते हो। उसके बाद मान लो अगर पेशेंट को फीवर बहुत ज़्यादा रहता है तो उसके लिए हम लोग पैरासीटामोल दे सकते हैं। पैरासीटामोल तभी लेनी है जब उसको फीवर आ रहा है, उसके बगैर नहीं लेनी। उसके साथ साथ मान लो अगर न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है, जैसे मान लो अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है ना, उसकी इम्यून सिस्टम एकदम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई है, वो बहुत ही ज़्यादा थक गया है ना, तो उसके लिए हम लोग दे सकते हो उसको सुपराडीन। इसमें क्या हो, सुपराडीन क्या है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब सारे के सारे विटामिन जो बी है वो सारे की सारी कमी इसको ये पूरा कर देगी।
और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट होते हैं उनको डायरिया की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो आउटसाइड ट्रैवलिंग भी नहीं कर पाते। जैसे कहीं बाहर जाना हो गया या फिर जैसे किसी की शादी में जाना हो गया तो वहाँ पर भी नहीं जा पाते, क्योंकि डायरिया की इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि हर जगह पे बाथरूम अवेलेबल हो नहीं हो इसलिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर एक्यूट आपको रिलीफ चाहिए, टेम्पररी रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है टैबलेट लोपामाइड या फिर कैरस्टेप या फिर लोपवेल, और एक टैबलेट दूसरी भी आती है टैबलेट लोमोटिल। ये चारों चार टैबलेट ऐसे तो सेम ही काम करती है डायरिया के लिए। इसका आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। आपको जब भी अगर जाना हो तो उसके 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले आप टैबलेट लेके देखिए। आपने एक टैबलेट ली, आपको अगर रिलीफ मिल गया तो ठीक है, अगर रिलीफ नहीं मिला तो आप दूसरी टैबलेट भी ले लीजिए, है ना। लेकिन एक बात है कि इसकी ज़्यादा आदत लगाना या फिर हैबिचुएट इसका हो जाना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। अगर कहीं बहुत ही ज़्यादा अगर अर्जेंसी है बाहर जाने की और आपको डायरिया की प्रॉब्लम है तो ही आप ये टैबलेट लीजिए। टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा असर करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को कौन से फूड्स लेने चाहिए। तो देखिए क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो जो फाइबर रिच फूड्स है, जैसे कि हो गए आपके गेहूँ हो गए, फिर ओट्स है ना, तो वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। और फाइबर रिच फूड्स के अंदर दूसरे बहुत अच्छे फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, फिर कैरेट्स हो गया, वाटरमेलन हो गया, बीट रूट हो गया। ये सारे फ्रूट्स आप लोग ले सकते हैं। खाने पीने में यह ध्यान रखना है कि देखिए एक साथ में अगर बहुत सारा खा लेंगे ना तो वो जाके फिर प्रॉब्लम ही करेंगे। तो दिन में दो से 3 टाइम बहुत ज़्यादा खाना, उससे बेहतर ये है कि आप 5-6 टाइम खा लो, लेकिन कम खाओ। तो क्या होगा कि डाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पानी पीना है ना। और एनीमिया हो रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी है, तो आप लोगों को आयरन रिच फूड्स भी लेने हैं। आयरन रिच फ्रूट्स के अंदर कौन से हो गए, तो जैसे कि बीटरूट हो गया, आप लोग उसका जूस बना के पी सकते हो। फिर पोमग्रेनेट, अनार के दाने, है ना, तो ये भी आप लोग ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर कोई बात करें तो उसके अंदर आप लोग इसबगोल ले सकते हो। देखिए इसबगोल ऐसे तो कॉन्स्टिपेशन को मिटाने के लिए आता है, लेकिन इसमें क्या है कि डायरिया हो गया, एकदम पतले दस्त लग रहा है, तो इसबगोल आपको क्या हेल्प करेगा कि इसबगोल है ना, वो जो पतले दस्त है उसको क्या करेगा, पूरा एक बल्क बना देगा। और जो आपको रात को जो अर्जेंसी आती है, सुबह को उठते ही सीधा बाथरूम के लिए भागने की जो ज़रूरत पड़ती है, वो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ये जो जितनी भी आप लोग फाइबर रिच फूड्स ले रहे हो वो आपको हमेशा पानी के साथ में लेनी है। पानी अच्छी तरह से पियो, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। उसके साथ साथ आपको योगा और मेडिटेशन भी करनी है। योगा और मेडिटेशन से हेल्प ये होगी कि आपका जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तनाव है, वो सारा आपको कम कर देगा। उसके साथ साथ देखिए सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि आप लोग अपने खुद से बनाइए। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि मतलब सारे लोगों की बॉडी अलग अलग होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि किसी को कोई फूड डाइजेस्ट हो रहा है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कुछ डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे किसी को दूध यानी कि मिल्क वो डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो भी क्या करेंगे, तो अपने खुद से फूड की डायरी बनाइए कि मुझे क्या क्या चीज़ें डाइजेस्ट अच्छी तरह से हो रही है, और इस हिसाब से वो लोग ये फूड ले सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो, अगर कुछ किसी चीज़ में समझ नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको पूरा समझाने का ट्राई करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।